हाँ बच्चों, चलो अब हमारा पॉइंट है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म ये ऐसा पार्ट होता है जो सीड के अंदर की एक लेयर होती है। एंडोस्पर्म सीड के अंदर की एक मेम्ब्रेन, एक लेयर होती है, ये होता है एंडोस्पर्म विच प्रेजेंट इनसाइड द सीड अ मेम्ब्रेनियस लेयर। कौन सी? अ मेम्ब्रेनियस लेयर प्रेजेंट इनसाइड द सीड, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म जो सीड के अंदर होती है उसका काम ये होता है कि जब सीड फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइजेशन के वक्त सीड में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है उसे नरिशमेंट देना, उसका डेवलपमेंट करना और उसको ग्रोथ करने में हेल्प करना, ये एंडोस्पर्म का काम होता है। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि स्पेशली सीड को नरिशमेंट करना, या फिर वो एम्ब्रियो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट करने का काम ये एंडोस्पर्म लेयर करती है। ठीक है। अब ये जो कल्चर होता है, इस कल्चर में डायरेक्ट एंडोस्पर्म को ही कल्टीवेट किया जाता है, इसलिए इसका नाम एंडोस्पर्म कल्चर है। क्या करते हैं, एंडोस्पर्म जो होती है सीड के अंदर उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, कल्चर मीडिया में कल्टीवेट करते हैं, इसलिए इस कल्चर को एंडोस्पर्म कल्चर बोलते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि अगर वहां पे कुछ एम्ब्रियोनियस फॉर्म होता है या एम्ब्रियो फॉर्म होता है तो ये एंडोस्पर्म क्या करती है, नरिशमेंट देने का या बनाने का काम करती है। तो इससे एक फायदा ये होता है कि फास्ट ग्रोइंग सेल होता ही होता है, साथ में हमें ट्रिप्लॉइड प्लांट भी मिलता है। हमें क्या मिलता है? ट्रिप्लॉइड प्लांट भी मिलता है। ये सबसे बेनिफिशियल है, फास्ट प्लांट बनना भी होता है और ट्रिप्लॉइड प्लांट भी मिलता है। तो एंडोस्पर्म कल्चर का फायदा ये होता है क्योंकि नरिशमेंट इसमें ज्यादा होता है तो नरिशमेंट फास्ट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म कल्चर जब बनाए जाते हैं तो एंडोस्पर्म कल्चर में अगर कोई सेल डालते हैं तो उससे नरिशमेंट फास्ट होती है, साथ में ट्रिप्लॉइड प्लांट भी मिलता है। तो इस तरह से ये एंडोस्पर्म कल्चर होता है। ठीक है। तो कल्चरिंग ऑफ एंडोस्पर्म टू प्रोड्यूस triploid plant. Endosperm is present inside the seed. It consists much nutrient. It produce nourishment to the embryo. It is useful to produce seedless fruit. और ये जो एंडोस्पर्म कल्चर का इस्तेमाल होता है वो सीडलेस फ्रूट, बिना बी वाले फल बनाने के काम में आते हैं। क्योंकि हम जो एंडोस्पर्म ले रहे हैं वो सीड नहीं है, उसमें सीड नहीं है, सीडलेस है, साथ में उसमें डिप्लॉइड सेल नहीं है। तो हम ऐसा एंडोस्पर्म का कल्चर बनाएंगे जिससे हमें आगे अगर उससे कोई प्लांट मिलता है तो प्लांट में जो फ्रूट लगेंगे वो बिना सीड के रहेंगे। इसलिए सीडलेस फ्रूट बनाने के लिए एंडोस्पर्म का सबसे बड़ा हाथ है। तो एंडोस्पर्म क्या है? सीड के अंदर रहने वाले एक मेम्ब्रेन है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट दे सकती है। तो एंडोस्पर्म कल्चर का जो प्लांट हम बना रहे हैं वो प्लांट क्या हो सकता है? सीडलेस फ्रूट दे सकता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल है। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ इन विट्रो ग्रोथ, उसमें पहला पॉइंट है कैलस कल्चर। कैलस को हमने बताया थे, कैलस मतलब हम प्लांट का एक्स प्लांट ले रहे हैं, एक्स प्लांट को हम कल्चर कर रहे हैं और उसके हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सेल का मास बना रहे हैं। वो मास फिर आगे चल के हमें क्या देगा? कैलस प्लांट देगा। तो उस मास को ही बोला है कैलस। क्या कहा मैंने कि हम क्या कर रहे हैं, प्लांट का एक्सप्लांट पार्ट ले रहे हैं, एक्सप्लांट रहे प्लांट का, उसे कल्चर कर रहे हैं और कल्चर करके हम क्या करें, मास बना रहे हैं, गुच्छा बना रहे हैं। वो गुच्छा क्या है? कैलस है। क्योंकि फिर उसको हम क्या कर रहे हैं, आगे चल के कन्वर्ट करके उसका प्लांट बना रहे हैं। तो कैलस कल्चर में एक्सप्लांट इज प्लेस ऑन अगार मीडियम टू प्रोड्यूस कैलस इन 2 to 3 weeks। देखो, तो हम एक्सप्लांट को क्या कर रहे हैं, अगार मीडियम में डाल रहे हैं। अगार मीडियम में डाल के उसको हम क्या कर रहे हैं, कैलस बना रहे हैं पहले। तो कैलस क्या होता है? एक्सप्लांट से बने हुए मांस का गुच्छा या सेल का गुच्छा, उसे हम बोलेंगे कैलस। अब ये कैलस 2 से 3 हफ्ते में बन जाता है अगार मीडिया में। तो अगार मीडिया क्यों लिया है? एक्सप्लांट को अगार मीडिया में डाल के कैलस बनाया है और कैलस 2 से 3 हफ्ते में बन चुका है, वीक में बन चुका है। अब अगार मीडिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगार मीडिया ये ऐसा कल्चरल मीडिया है जिसमें दोनों के दोनों एंजाइम और हार्मोनल कल्चर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। वो है
एक ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। एक है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। अगार मीडिया अगर हम लेते हैं तो अगार मीडिया में दोनों तरह के हार्मोनल सिक्रेशन सप्लीमेंट मिलती है, एक है ऑक्सिन और दूसरा है साइटोकाइनिन। तो इसलिए यहाँ पे अगार मीडिया का इस्तेमाल होता है कैलस कल्चर में। कैलस क्या है? एक्सप्लांट का कन्वर्सन ग्रुप ऑफ मासेस में करते हैं, उसे बोला है कैलस। उस कैलस का कन्वर्सन बाद में प्लांट में करते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो में करके एम्ब्रियो का प्लांट में करते हैं। ये कैलस कितने हफ्ते में बनता है? 2 से 3 हफ्ते में बनता है। अगार मीडिया क्यों ले रहे हैं? इट इज यूजफुल फॉर कैलस ग्रोथ। अब नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर, अब तक हमने जितने भी देखे ये कल्चर मीडिया में, ये सब कल्चर मीडिया में एक तो सेमी सॉलिड या सॉलिड होते हैं। क्या होंगे वो? या तो सॉलिड होंगे या फिर सेमी सॉलिड होंगे। लेकिन सस्पेंशन कल्चर जो हम ले रहे हैं, ये सस्पेंशन कल्चर लिक्विड मीडिया है। कौन सा है? लिक्विड मीडिया। अब तक हमने जो देखे वो सभी थे क्या थे? सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड। लेकिन अब जो हम कल्चर मीडिया ले रहे हैं सस्पेंशन कल्चर मीडिया, ये सस्पेंशन कल्चर मीडिया लिक्विड है। इस लिक्विड में क्या कर रहे हैं? सिंगल सेल और स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल डाल रहे हैं। एक टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं, वो बड़ी वाली, उसमें कल्चर मीडिया ले रहे हैं लिक्विड वाला। उस लिक्विड कल्चर मीडिया में सिंगल सेल डाल रहे हैं या फिर ग्रुप ऑफ सेल डालते हैं और उसे सस्पेंडेड करते हैं। अब सस्पेंडेड मतलब क्या? सस्पेंडेड मतलब ऐसा होता है कि वो सॉलिड मटेरियल जो लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता, उसी लिक्विड में वो फिरते रहता है, घूमते रहता है या फिर मूव होते रहता है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते रहता है, उसे बोलेंगे सस्पेंडेड। समझ में आ गया? सस्पेंडेड मतलब क्या? कि जो सॉलिड मीडिया हमने लिक्विड मीडिया में डाला है, सॉलिड मटेरियल लिक्विड मीडिया में डाला है, वो सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसमें तरंग रहा है, वो तरंगना ही मतलब उसे बोलते हैं सस्पेंडेड। ठीक है, तो सस्पेंशन कल्चर मतलब वो लिक्विड कल्चर जिसमें हमने सेल डाला है, सेल डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसमें तरंग रहा है, उस सस्पेंडेड हो रहा है, उसे बोला है सस्पेंशन कल्चर। अब इसमें क्या करते हैं? सस्पेंशन कल्चर में लिक्विड मीडियम में सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल डालते हैं, उसको पैक करते हैं और उसको एजिटेट करते हैं। एजिटेट मतलब उसको घुमाना, मिक्सर में कैसे घुमाते हैं वैसे, या फिर दाल घोलनी से कैसे घुमाते हैं मम्मी घर में, वैसे घुमाना, उसे एजिटेट करना। एजिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि एजिटेट करने के बाद क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड मीडिया में वो तरंगते रहते हैं, सस्पेंडेड होते रहते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे लिक्विड मीडिया में और लिक्विड मीडिया सस्पेंडेड होते रहते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि घर में जो बच्चों के प्रिपरेशन आते हैं मेडिसिन के, बच्चों लोगों के लिए जो मेडिसिन आते हैं घर में, वो देखा आपने कि उसमें दूधा या फिर टर्बिड कलर का प्रिपरेशन होता है जिसमें मेडिसिन पानी में रहता है, लेकिन हम जब मेडिसिन ढक्कन में लेते हैं तो उसमें मेडिसिन दिखती है हमें वाइट कलर के दाने और वो गाढ़ा कलर का प्रिपरेशन दिखता है। तो ये कैसे होता है? वो सॉलिड मटेरियल जो होता है मेडिसिन, वो उस पानी में डिजॉल्व नहीं होता, वो उसे सस्पेंडेड हो रहता है उस पानी में, तो उसे सस्पेंशन बोलते हैं। देखना बॉटल पे सस्पेंशन वर्ड लिखा रहता है। समझ में आ गया? तो मेडिसिन उस पानी में डिजॉल्व नहीं हो रही, वो क्या हो रही? सस्पेंडेड हो रही। अब वो सस्पेंडेड होने के बाद नीचे ना बैठे करके उस मेडिसिन में ऐसे पदार्थ डालते हैं जिससे वो पानी विस्कस हो जाता है, तो वो पार्टिकल मेडिसिन के जल्दी नीचे नहीं बैठते, सस्पेंडेड रहते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है। कल्चर मीडिया लिक्विड है जिसमें सिंगल सेल और ग्रुप ऑफ सेल डाल रहे हैं और उसको उसमें सस्पेंडेड कर रहे हैं। अब उसको कंटिन्यूसली एडिटेट करना जरूरी है, घुमाना जरूरी है, उसको क्या कर दाल घोलने से मिक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यूनिफॉर्मली पूरे लिक्विड में फैल जाए और पूरे लिक्विड में यूनिफॉर्मली वो रहे। अगर एक ही जगह रहेगा तो उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। पूरे मीडिया में अगर घूमेगा, सस्पेंड रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उसको अच्छा नरिशमेंट मिलेगा और जल्दी ग्रोथ हो जाएंगी। फिर उसका क्या करते हैं? उसके लिए रोटेशन करते हैं। रोटेशन पर मिनट उसका 250 के करीब होना चाहिए। एजिटेशन का कितना होना चाहिए? 250 आरपीएम रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो उससे उसके टुकड़े टुकड़े बन जाते हैं और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और उसका फिर इस्तेमाल क्या करते हैं? आगे चल के प्लांट बनाने में करते हैं। ठीक है, द मीडियम कंटेन ओनली ऑक्सीजन। जो मीडिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होता है 2,4-D, बाकी कुछ नहीं होता। साइटोकाइनिन नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीजन होता है, वो भी होता है 2,4-D। इट ग्रो मच फास्टर देन कैलस कल्चर। ये फास्टली ग्रो होता है एज कंपेयर टू कैलस कल्चर। तो ये हो गए हमारे मेथड्स ऑफ कल्चर जो हमने अब तक देखे। तो बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ तक हमारा हो गया बच्चों
अब हम आगे चलते हैं। अब हमने जितने भी कल्चर मेथड, कल्चर मीडिया देखे हैं, इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सभी मीडियम एक तो सॉलिड होंगे, सेमी सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे, जिसके जरिए हम क्या कर रहे हैं, वेराइटीज ऑफ प्लांट, न्यू एम्ब्रियो, न्यू क्रॉप बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब बनाने के लिए जरूरत की चीज़ें क्या है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? तो रिक्वायरमेंट सबसे पहला ये है कि हमें ये सब करने के लिए या लैब में करने के लिए, लेबोरेटरी में करने के लिए, स्मॉल स्केल में करने के लिए स्टराइल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस दिन मैंने आपको बताया था असेप्टिक टेक्निक और स्टरलाइजेशन प्रोसेस, तो उस कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया था। तो ये सब करने के लिए स्टराइल एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाहर के बैक्टीरिया, वायरस उस कल्चर मीडिया में आ जाएंगे और वही ग्रोथ आ जाएंगे और हमें प्लांट नहीं ग्रोथ हो पाएगा। समझ में आ गया? तो कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस कल्चर में ना घुसे और हमें जो प्लांट चाहिए वही प्लांट मिले, तो हम उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टराइल एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा। अब स्टराइल एनवायरनमेंट कैसे करेंगे? जैसे अगर ये रूम है, ये लैब है, इस लैब को पहले फ्यूमिगेशन करेंगे, मतलब गैसेस से इसको स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन करने के बाद वो गैसेस को पास कर देंगे। उसके लिए बॉयलर्स होते हैं जो वेंटिलेटर द्वारा बाहर निकल देते हैं गैसेस को। अब इसमें डोर लॉक सिस्टम होती है, एयर लॉक, डोर लॉक सिस्टम होती है। उसमें क्या होता है, पहला डोर ओपन करना, फिर अंदर जाना, फिर कपड़े बदलना। अब कपड़े वो पहनना जो स्टरलाइज होते हैं, हाथों में ग्लोव्स पहनना, ये दरवाजा लगा देना, दूसरा दरवाजा ओपन करना। ओपन करते वक्त अगर हमारे हाथ में ग्लोव्स है, हमने कपड़े पहने वो वाले पूरे पैक, सिर्फ आंखें खुली होती है, तो उस वक्त दरवाजा इस तरह से ओपन करके अंदर एंट्री करना होता है। फिर वो दरवाजा लगने के बाद वहाँ पे हमारे ऊपर अल्कोहल छिड़कते हैं और हमारे हाथों को भी अल्कोहल छिड़कते हैं। इस तरह से हम इस कमरे में आते हैं। अब हम पूरी तरह स्टरलाइज भी है और वो जो कमरा है वो भी पूरी तरह से स्टरलाइज है। साथ में जिसमें हमने अगार मीडिया बनाया वो भी अगार मीडिया स्टरलाइज है। जो प्लेट में हमको ये सब करना है वो भी स्टरलाइज है। जिस ट्यूब में हमको ये सब करना है वो भी स्टरलाइज है। ये टेबल भी स्टरलाइज रहेगा और साथ में यहाँ 2 बर्नर जलते रहेंगे जो कंटिन्यूसली इस एनवायरनमेंट को स्टरलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते रहेंगे। तो ये हो गया स्टरलाइज एनवायरनमेंट और इसी एनवायरनमेंट में ये सब प्रोसेस करनी होती है। जब काम खत्म हो गया तभी इससे बाहर निकलना है और एक बार जो कपड़े निकाल दिए स्टरलाइज वाले वो सीधा वॉशिंग के लिए डालना है। इस तरह से प्रोसेस होती है। इससे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको ही माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक या फिर स्टरलिटी मेंटेन टेक्निक या असेप्टिक टेक्निक, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करके बोला जाता है। समझ में आ गया? स्टरलिटी मेंटेन करते हैं और इसी स्टराइल एनवायरनमेंट में ये सब प्रोसेस, ये सब होता है। क्योंकि जो कल्चर मीडिया इस्तेमाल हो रहा है ये सभी के सभी इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये न्यूट्रिएंट किसी भी एयर में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही बढ़िया फूड होता है। तो वो आके उस पर बैठ जाएंगे और खुद को ग्रोथ कर लेंगे। तो ऐसा ना हो इसलिए हमको असेप्टिक कंडीशन मेंटेन करते हुए स्टराइल एनवायरनमेंट में ये सब करना होता है। ये पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब दूसरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हम जो भी कल्चर मीडिया बना रहे हैं उस कल्चर मीडिया को सेक करना, स्टर करना, एजिटेट करना, मूव करना, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो भी एक लिमिटेड पीरियड में, जितना चाहिए उतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर शेक करना है तो शेक ही करें, अगर उसको स्टराइल करना है तो उसको स्टर करना है तो स्टर ही करें, अगर उसको एजिटेट करना है तो एजिटेट ही करें। तो ये सब प्रोसेस है। देखिए मैंने 3 वर्ड इस्तेमाल किए। शेक मतलब धीरे से हिलाना, स्टर मतलब दाल घोलने की तरह उसको जगह पे ही मूव कराना, और एजिटेटर मतलब ये पूरा इस तरह से घुमाना। ये अलग अलग 3 टेक्निक द्वारा कोई भी एक टेक्निक के इस्तेमाल करके इस तरह से कल्चर कर सकते कल्चर को। ठीक है। अब उसके बाद तीसरी है कल्चर मीडिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम अच्छा न्यूट्रिएंट वाला कल्चर मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी की वजह से हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। वो कल्चर मीडिया में प्रोटीन भी होना, विटामिन भी होना, मिनरल भी होना, कार्बोहाइड्रेट भी होना, कार्बन भी होना, इस तरह के सभी चीजें अगर उसमें होते हैं तो जो भी प्लांट हमें चाहिए वो जल्दी आसानी से ग्रोथ हो जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायरमेंट्स। कौन से रिक्वायरमेंट्स हमने देखे? एक है न्यूट्रिएंट मीडियम, दूसरा हमने देखे स्टरलिटी मेंटेन, और तीसरा देखे क्या बोले उसे एजिटेटर, और फिर ऑटोगेशन। ठीक है। अब उसके बाद और एक होता है, ये जो कल्चर मीडिया हम कर रहे हैं, जो कल्चर मीडिया को स्टराइल करने का है तो उसके लिए 2 चीज़ें इस्तेमाल होती है। एक तो ऑटोक्लेव, हमारे घर में जो कुकर होता है
वैसा ही एक तरह का कुकर होता है इंडस्ट्रियल लेवल पे, उसको ऑटोक्लेव बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ओवन। इन दोनों का इस्तेमाल करके सॉलिड और ड्राई स्टरलाइजेशन के लिए ओवन का इस्तेमाल होता है और लिक्विड और मॉइस्ट स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव का इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल करके स्टराइल कल्चर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, न्यू प्लांट न्यू वेराइटी बना सकते हैं। समझ गया बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं।